हाय फोक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैच इन जावा या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जावा के अंदर क्या होता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को जावा में समझने से पहले हम कुछ चीज़ों को रिवाइंड कर लेते हैं। सबसे पहली टर्म जो हमारे पास है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म को समझे तो पॉली का मतलब था हमारे पास मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, या फिर आप इसको बिहेवियर भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब एक किसी प्रोसेस के अंदर अगर एक ही चीज मल्टीपल बिहेवियर दिखा रही है, अलग अलग बिहेवियर दिखा रही है, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। और जावा के अंदर जब हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि ये दो टाइप का हो सकता है, कंपाइल टाइम या फिर रन टाइम। और कंपाइल टाइम की जब हमने बात की थी तो उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है मेथड ओवरलोडिंग से, और रन टाइम को इंप्लीमेंट किया जा सकता है मेथड ओवरराइडिंग से। मेथड ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग के केस के अंदर सेम नाम से एक मेथड आपके पास होता था जिसको आप मल्टीपल टाइम्स एक ही क्लास के अंदर डिफाइन करते थे विद डिफरेंट पैरामीटर्स। पैरामीटर अलग अलग हैं लेकिन मेथड का नाम सेम है। फॉर एग्जांपल एम, तो एम नाम से ही आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं सेम क्लास के अंदर। मेथड ओवरलोडिंग के केस के अंदर जब मेथड को कॉल किया जाएगा तो मेथड कॉल जो रिजोल्व होती है वो होती है कंपाइल टाइम के ऊपर। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जावा का कोड पहले कंपाइल होगा और उसके बाद रन होगा। तो जब आप फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करोगे तो फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करते टाइम ही जावा को पता लग जाएगा कि कौन सा मेथड जो है वो कॉल होने वाला है आउट ऑफ दीज n मेथड्स विद इन द सेम क्लास। ठीक है, इसलिए हम इसको मेथड ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। मेथड ओवरराइडिंग का केस क्या है? मेथड ओवरराइडिंग के केस के अंदर जो मेथड आपके पास पेरेंट क्लास के अंदर है उस पेरेंट क्लास के मेथड को आप ओवरराइड कर सकते हो सब क्लास या चाइल्ड क्लास के अंदर। अब यहाँ पे भी कोई m नाम से मेथड है और चाइल्ड क्लास के अंदर भी आपके पास कोई m नाम से मेथड है। तो जब ये हम मेथड कॉल की बात करें इस केस में, मेथड ओवरराइडिंग के केस के अंदर, तो कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड नहीं हो सकता कि पेरेंट क्लास का मेथड कॉल होगा या फिर आपका चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो उस टाइम के ऊपर किस टाइप के ऑब्जेक्ट ने इस मेथड को कॉल किया है और उसका रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो ये मेथड कॉल है, ये मेथड कॉल आपकी डिसाइड होती है रन टाइम के ऊपर, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जावा में डायनेमिक मेथड डिस्पैच फीचर डिपेंड करता है अपकास्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। अपकास्टिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पेरेंट क्लास का वेरिएबल सब क्लास के वेरिएबल को होल्ड कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक पेरेंट क्लास है, ये आपने एक पेरेंट क्लास बनाई ए, इसके अंदर यहाँ पे डिफाइन किया ए क्लास की बॉडी, उसके बाद आपने क्लास बी बनाई और वो एक्सटेंड कर रही है आपकी क्लास ए को। ओके, तो इसका मतलब जो क्लास बी है वो इनहेरिट कर रही है क्लास ए को। और अपकास्टिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहो क्लास बी का और उसको आप असाइन कराना चाहो क्लास ए के वेरिएबल के अंदर, तो ये पॉसिबल है। तो अगर आप यहाँ पे लिखो जैसे ए1, यहाँ पे आपने क्या किया है कि ए क्लास का एक वेरिएबल बना लिया, एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बना लिया ए1, और उसके अंदर अगर आप इस तरह से करो न्यू बी, यहाँ पे बी का क्लास का कंस्ट्रक्टर, तो ये स्टेटमेंट आपकी वर्क करेगी। अगर आप उल्टा लिखोगे तो ये वर्क नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने बी यहाँ पे लिखा, सब क्लास लिखी और सब क्लास का कोई ऑब्जेक्ट
रेफरेंस बनाया और उसके अंदर आपने डाला न्यू ए, तो ये जो है आपका वर्क नहीं करेगा, लेकिन अपकास्टिंग जो है वो वर्क करेगी जावा के अंदर। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस डायनेमिक मेथड डिस्पैच विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक फाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल के अंदर ही हम मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करेंगे। क्लास ए, ये एक पेरेंट क्लास बनाते हैं और यहाँ पे हम देते हैं पब्लिक, एक मेथड बना लेते हैं void display नाम से, और यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं system.out.println inside क्लास ए। ओके, अब क्या करते हैं, एक क्लास बी बनाते हैं और क्लास ए को इनहेरिट करते हैं, एक्सटेंड्स ए, और यहाँ पे सेम मेथड बना देते हैं और इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या डाल देते हैं, इनसाइड क्लास बी। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं टेस्ट क्लास, फॉर एग्जांपल टेस्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म टेस्ट, एंट्री पॉइंट पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनेमिक मेथड डिस्पैच को चेक करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और मेथड्स को कॉल करके देखते हैं कि कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, सिंपल रखते हैं पहले। तो यहाँ हमने क्लास ए का एक रेफरेंस वेरिएबल a1 बनाया इज इक्वल टू न्यू ए, फिर क्या करते हैं, बी का ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी पहले मेथड को कॉल करा लेते हैं a1 के साथ में, a1 डॉट डिस्प्ले, फिर क्या किया, बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया b1 इज इक्वल टू न्यू बी, और फिर b1 के साथ भी डिस्प्ले मेथड को कॉल करा लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्लास को सेव करते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं एक बार। ठीक है, सेव हो गया, हमने एग्जीक्यूट कराया, आउटपुट देखते हैं क्या आता है। ओके, अगर आप आउटपुट देख रहे हो तो क्या है, इनसाइड क्लास ए और इनसाइड क्लास बी। इसका मतलब जब आपने ए के ऑब्जेक्ट के साथ में मेथड को कॉल किया तो ए क्लास का मेथड कॉल हो गया, और फिर जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और बी के साथ में डिस्प्ले मेथड को कॉल किया तो बी क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल हो गया। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जो पेरेंट क्लास है, जो सुपर क्लास है, वो सब क्लास या चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है उसका वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि a1 के अंदर b क्लास का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, b के पास b का ही है, और a का जो रेफरेंस वेरिएबल था उस a के रेफरेंस वेरिएबल के अंदर हमने b क्लास का ऑब्जेक्ट पॉइंट कर दिया। ठीक है, सेव करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या एग्जीक्यूट हो। ओके, अगर अब आप देख रहे हो तो 2 बार इनसाइड क्लास बी और इनसाइड क्लास बी कॉल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है बी क्लास का, एंड दैट्स वाई जो भी डिस्प्ले मेथड है वो डिस्प्ले मेथड उस ऑब्जेक्ट के कोरिस्पोंडिंग कॉल हुआ। अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट था तो बी क्लास का ही डिस्प्ले मेथड जो है यहाँ पे कॉल हुआ है।